ओके, सो एज वी हैव सीन गाइस कि हमने पार्ट वन में देखा कि डोमेंट कंपनी एक्चुअली में है क्या, क्यों बनाई जाती है, किस तरीके से हम उसको बना सकते हैं। आरओसी और कंपनी खुद सुमोटो अप्लाई कर सकती है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोमेंट कंपनी। ओके, तो व्हाट इज द प्रोसेस? बेसिकली देखो, सबसे पहले कोई भी कंपनी को डोमेंट कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए किससे पूछना पड़ेगा? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स इज द किंग ऑफ द कंपनी, राइट? तो हमको उनसे पूछना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले कंपनी क्या लेती है? सबसे पहले कंपनी बोर्ड मीटिंग लेगी। ठीक है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले कंपनी बोर्ड मीटिंग लेगी। बोर्ड मीटिंग में क्या डिस्कस करेगी? कि कंपनी डायरेक्टर से सलाह लेगी कि क्या हमको डोमेंट कंपनी में कन्वर्ट करना चाहिए, क्या हमको अपनी कंपनी से एक्टिव से इनएक्टिव करना चाहिए। उसके बाद हम फिक्स करेंगे डे, डेट, टाइम, वेन्यू फॉर दी जनरल मीटिंग, बिकॉज हमको ये डिसीजन शेयर होल्डर मीटिंग में लेनी पड़ेगी। तो हम जनरल मीटिंग का टाइमिंग डिस्कस करेंगे। जनरल मीटिंग का टाइमिंग डिस्कस करने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। 3/4 मेजोरिटी होनी चाहिए, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। 75% मेजोरिटी होनी चाहिए। तो एक बार हमारा स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाता है, उसके बाद हम आरओसी को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गई प्रोसेस। बस इतना सा है, इसको थोड़ा सा हमने डिटेल में लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है? द कंपनी शेल रिकॉर्ड अ बोर्ड मीटिंग टू फिक्स डे, डेट, टाइम एंड वेन्यू फॉर जनरल मीटिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी टू पास रेजोल्यूशन। कौन सा रेजोल्यूशन पास होगा? मेंबर्स पास करेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर मेकिंग एप्लीकेशन। फिर हम क्या कर पाएंगे? अगर एक बार स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो हम आरओसी को अप्लाई कर देंगे। किसके लिए? फॉर दी स्टेटस ऑफ डोमेंट कंपनी। जल्दी से रिपीट करो मेरे साथ। फर्स्ट पॉइंट प्रोसीजर का फर्स्ट पॉइंट क्या है? कंपनी बोर्ड मीटिंग लेगी। बोर्ड मीटिंग में कंपनी जनरल मीटिंग की डेट, टाइमिंग एंड वेन्यू डिसाइड करेगी और फिर कंपनी आरओसी को अप्लाई कर सकती है आफ्टर दी पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? सेकेंड पॉइंट देखो। The company shall obtain the statement of affairs from the auditor of the company. The statement of affairs shall give the financial position of the company at the time of passing resolution in the shareholder meeting. अब देखो, जाहिर सी बात है, हमने ऊपर पढ़ा बेटा, डोमेंट कंपनी है। तो डोमेंट कंपनी को ये बताने के लिए कि हम डोमेंट कंपनी के लिए क्यों अप्लाई करें, शेयर होल्डर्स को हमको क्या दिखाना पड़ेगा? हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, कि देखो हमने पिछले 2 साल से रिटर्न नहीं भरा है, right? We have not filled any return consecutively in the last 2 years. वी हैव नॉट डन एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, और इसीलिए हम चाहते हैं कि हम अपनी कंपनी को डोमेंट कंपनी में कन्वर्ट कर दें। तो उसके लिए सीधी सी बात है, हम किससे मांगेंगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ऑडिटर से। तो दूसरी बात हम क्या करेंगे? हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मांगेंगे ऑडिटर से, और हम किसको दिखाएंगे? रेजोल्यूशन पास करते टाइम शेयर होल्डर्स को दिखाएंगे। ये 2 पॉइंट लर्न हो गए। पहला पॉइंट जल्दी से मेरे साथ बोलो। पहला पॉइंट हमने क्या देखा था? कंपनी बोर्ड मीटिंग लेगी, बोर्ड मीटिंग में डिसाइड करेगी जनरल मीटिंग का टाइम, डेट, वेन्यू, और फिर उसके बाद कंपनी आरओसी को अप्लाई कर सकती है आफ्टर पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन बाय शेयर होल्डर्स। ओके ओके, थर्ड पॉइंट देखो। सेकंड पॉइंट क्या था बेटा? कंपनी ऑडिटर से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मांगेगी और वो शेयर होल्डर्स को दिखाएगी कि क्यों हम डोमेंट कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तीसरा देखो, द कंपनी शेल होल्ड द जनरल मीटिंग एट द अपॉइंटेड टाइम, प्लेस। जो भी सीधी सी बात है, टाइम, डेट, प्लेस, वेन्यू डिसाइड किया है, उसी टाइम में उनको क्या करना पड़ेगा? जनरल मीटिंग लेना पड़ेगा। और जो नोटिस है वो रेजोल्यूशन के लिए होगा, दैट इज स्पेशल रेजोल्यूशन। ओके, क्या नोटिस में आप बताओगे ना कि हम जनरल मीटिंग ले रहे हैं, एजेंडा क्या रहने वाला है, और हम स्पेशल रेजोल्यूशन सीक कर रहे हैं। शेयर होल्डर्स को बताना पड़ेगा, राइट? और स्पेशल रेजोल्यूशन है तो कितना होना चाहिए बेटा? ऑब्वियसली 3/4, मतलब 75% आपको वोट्स आने चाहिए टू कन्वर्ट द एक्टिव कंपनी इनटू डोमेंट कंपनी। ओके, the company shall pass a special resolution for obtaining the status of dormant company and authorizing the director to make an application to ROC or after issuing the notice to all shareholders of the company for this purpose and obtaining consent with 3/4 shareholders in value. इसका मतलब क्या है? ऑल इन ऑल, सीधी सादी सरल भाषा में, एट दी एंड 75% शेयर होल्डर्स को उनको मनाना है, रेजोल्यूशन पास करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन। ये पास हो जाएगा तो वो इजीली आरओसी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 प्रोसेस समझ में आई, ये 4 पॉइंट समझ में आया।
फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने के बाद कंपनी क्या करेगी, जैसा हमेशा करती है, कंपनी MGT 14 फिल करेगी। फॉर्म MGT 14 किसके पास, जाहिर सी बात है ROC के पास। MGT 14 होता है स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए, हर स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए आपको MGT 14 फिल करना पड़ता है। अब स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए तो हमने फॉर्म फिल कर दिया, अब कंपनी अप्लाई करेगी फॉर द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। क्या करेगी कंपनी, अप्लाई करेगी फॉर द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। उसके लिए कंपनी कौन सा फॉर्म फिल करेगी, MSc1 विथ ROC। ये भी हम ROC को फाइल करेंगे और इसमें हम अटैच करेंगे ये MGT 14 वाली कॉपी। पहले MGT 14 भरेंगे और फिर हम ROC के साथ MSc1 में कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दिखाने के लिए कि हाँ हमने कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस नहीं किए हैं, डायरेक्टर्स का डिक्लेरेशंस और नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो भी लगेंगे। ये MSc1 है बेटा, MCS नहीं है, ओके, दिस इज MSc1 फॉर्म। क्लियर? किसी को कोई डाउट है इसमें, किसी को कोई डाउट है? आगे बढ़े। चलो, ऑन बीइंग सेटिस्फाइड विद द मेरिट्स, जब ROC को ऐसा लगता है कि ठीक है कंपनी सही बोल रही है, कंपनी को डोरमेंट स्टेटस दे देना चाहिए, तो वो MSc2 में क्या कर देगा, कंफर्म कर देगा एप्लीकेशन और कंपनी का नाम डोरमेंट के रजिस्टर में डाल देगा। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट्स हमने क्या पढ़े, डोरमेंट कंपनी के लिए बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है आने के। ये क्वेश्चन किस तरीके से लर्न करना है मेरे साथ जल्दी से बोलो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉजिकली लर्न करना है, रट्टाफिकेशन नहीं करना है। सबसे पहले कंपनी बोर्ड मीटिंग लेगी, बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर से सलाह लेगी कि डोरमेंट कंपनी में हमको कन्वर्ट करना चाहिए क्या। फिर कंपनी फिक्स करेगी डे, डेट, टाइम एंड वेन्यू जनरल मीटिंग के लिए टू पास द रेजोल्यूशन। और एक बार रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो आप ROC को अप्लाई कर सकते हो फॉर द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। उसके बाद दिखाना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को कि हाँ हमने कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस नहीं किए, हाँ हमने पिछले 2 साल से हमने स्टेटमेंट्स रिटर्न्स नहीं भरे हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर लेना पड़ेगा। इसकी कॉपी MSc1 में भी जाएगी। ठीक है, तो हमको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लेना पड़ेगा। थर्ड, जनरल मीटिंग हमको लेनी पड़ेगी डिसाइडेड टाइम में। स्पेशल रेजोल्यूशन प्रपोज करना पड़ेगा। फोर्थ, स्पेशल रेजोल्यूशन में कितनी मेजोरिटी होनी चाहिए, 3/4, 75%। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा रेजोल्यूशन पास हो गया, पास होने के बाद MGT 14 ROC के साथ भरेंगे जैसा हम हमेशा करते हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन करने के बाद, पास करने के बाद, उसके बाद एक बार स्पेशल रेजोल्यूशन हमारा फाइल हो गया MGT 14 में, अब हम अप्लाई करेंगे फॉर द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी इन फॉर्म MSc1। किसके पास, अगेन ROC के पास। पर उसमें क्या क्या रहेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी रहेगी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की कॉपी रहेगी और जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो रहेंगे। क्लियर? और ROC को लगता है कि हाँ हम इनको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे सकते हैं, तो सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा फॉर्म MSc2 में और कंपनी को डोरमेंट के रजिस्टर में डाल दिया जाएगा। ये हमारा हो जाता है एक पार्ट। इतना सबको क्लियर है, इतना सबको क्लियर है। अब हम देखते हैं दूसरा पार्ट, डोरमेंट कंपनी का। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है कि इन केसेस में कंपनी को हम डोरमेंट का स्टेटस नहीं देंगे। इन केसेस में हम कंपनी को डोरमेंट का स्टेटस नहीं देंगे। अब मुझे एक लॉजिक की बात बताओ बेटा, अगर हर कंपनी को डोरमेंट स्टेटस दे दिया जाए तो कोई भी बड़ा घपला करके, कोई भी घोटाला करके, कोई भी स्कैम करके पैसे ना देके डोरमेंट में कन्वर्ट हो जाए। लॉजिक की बात है, तो सीधी सी बात है, जो कंपनी में केसेस चल रहे हैं, जिसके ऑलरेडी बहुत सारे ड्यूज है, जो बहुत ज्यादा घपला करके बैठा है, बहुत सारे पैसे खा के बैठा है, वो बोलेगा चलो मैंने घपला तो कर दिया, अब कल मैं डोरमेंट कंपनी में कन्वर्ट हो जाता हूँ और मेरा पूरे पाप धुल जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, कंपनी भी कुछ सोच समझ के लॉ निकालेगी। इसीलिए कंपनी लॉ में बोला गया है कि इन कंपनीज इन केसेस में किसी को भी डोरमेंट का स्टेटस नहीं मिलेगा। कौन से स्टेटस में, देखो
अगर कंपनी के ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इंक्वायरी चल रही है, इंस्पेक्शन चल रही है, एनी इंस्पेक्शन, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हैज बीन ऑर्डर्ड और टेकन अप और कैरिड आउट अगेंस्ट द कंपनी, एनी प्रोसिक्यूशन हैज बीन इनिशिएटेड, प्रोसिक्यूशन मतलब केस, कोई केस चल रहा है कंपनी का या कोई पेंडिंग है, या तो अभी हुआ है या तो कर रहे हैं या तो पेंडिंग है बहुत पहले से, तो कंपनी डोरमेंट कंपनी नहीं बन सकती। देयर आर पब्लिक डिपॉजिट्स विच आर आउटस्टैंडिंग, अभी तक उनने पब्लिक डिपॉजिट वापस नहीं किए या पेमेंट में डिफॉल्ट की है या इंटरेस्ट में डिफॉल्ट किया है, मतलब पे नहीं किया है, पब्लिक से पैसे लिया और उनको पे नहीं किया या डिफॉल्ट किया, इंटरेस्ट नहीं पे किया, तो इन केसेस में डोरमेंट कंपनी के स्टेटस के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। कंपनी के लोन है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड यानी कोई प्रॉपर्टी देके आपने लोन कंपनी ने लिया, अनसिक्योर्ड यानी कोई प्रॉपर्टी नहीं रखा पर लोन लिया कंपनी ने, आउटस्टैंडिंग लोन है जिसका पेमेंट बाकी है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है अनसिक्योर्ड लोन में, अगर आपका जो आउटस्टैंडिंग लोन है, ठीक है, अगर अनसिक्योर्ड लोन है तो कंपनी जो है वो लेंडर से एनओसी ले सकती है। सपोज आपकी कंपनी है अनअकैडमी, ठीक है, अनअकैडमी लिमिटेड, तो आपने क्या किया, मुझसे लोन लिया, मिस्टर ए से आपने लोन लिया, ओके, आपके अनसिक्योर्ड लोन है, कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं है, कुछ चार्ज नहीं है, बस आपने लोन ले लिया ट्रस्ट के बेसिस पे, ओके। अब आप एक्टिव अनअकैडमी अप्लाई करिए डोरमेंट कंपनी के लिए। अब अनअकैडमी कर सकती है कि वो तो ये वाले परमिट में आ गई कि उसके लोन बाकी है, आउटस्टैंडिंग लोन है, मुझे भी पे करना बाकी है, तो वो मेरे पास आएगी, वो बोलेगी आप एनओसी दे दो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दो कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप मुझे फ्री कर दो, और आप बोल रहे हो मुझे आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर दो अप्लाई गवर्नमेंट स्टेटस पे। तो अगर मैं एनओसी दे देती हूँ, अगर सपोज आई मिस्टर ए और मैं एनओसी दे देती हूँ कि ठीक है कर दो अप्लाई, तो आप अप्लाई कर सकते हो, ये एक एक्सेप्शन, ठीक है। देयर इज नो डिस्प्यूट, और क्या, मैनेजमेंट का कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, मैनेजमेंट और ओनरशिप का। सर्टिफिकेट लगेगा इसके लिए भी, अगर सर्टिफिकेट मिलता है तो कर सकते हो, नहीं मिलेगा तो नहीं कर सकते हो, ठीक है, फॉर्म के साथ आपको अटैच करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग स्टेट्यूटरी टैक्सेस है, ड्यूज है, ड्यूटीज है, कोई भी टैक्स पे नहीं किया, ड्यूटी पे नहीं की, ड्यूज पे नहीं की, तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। डिफॉल्ट पेमेंट ऑफ वर्क्समैन ड्यूज, अगर आपने किसी लेबर का पेमेंट खा के बैठे हो, किसी के ड्यूज पे नहीं किए हो, तो फिर आप नहीं कर सकते, ओके। और द कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी, तो यहाँ पे देखो कोई भी बेटा लिस्टेड कंपनी है उसका तो पत्ता कट है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी अप्लाई नहीं कर सकती फॉर द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। तो हमने क्या पढ़ा, ये क्वेश्चन आ सकता है, हमने देखा कि कौन कौन सी कंपनीज, कौन कौन से केसेस में कंपनी कैन नॉट अप्लाई फॉर द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी, ठीक है। क्या देखा हमने, कंपनी के अगेंस्ट कोई इंक्वायरी, इंस्पेक्शन या इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कंपनी के अगेंस्ट कोई केस चल रहा है या पेंडिंग है, कंपनी ने लोगों से पैसे लिया है, पब्लिक डिपॉजिट्स, और वो अभी भी आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, या इंटरेस्ट पे नहीं किया, पेमेंट नहीं किया, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है, इंटरेस्ट है, जो भी पे नहीं किया, कुछ भी ड्यू है तो हम नहीं कर सकता। आउटस्टैंडिंग लोन्स है वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, ठीक है, लेकिन हमने इसमें एक एक्सेप्शन पढ़ा, अनसिक्योर्ड अगर है तो लेंडर से जाके एनओसी ले लो, अगर लेंडर बोलता है ठीक है तुम कर दो डोरमेंट स्टेटस, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, तो कर सकते हो। डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए मैनेजमेंट और ओनरशिप में, मैनेजमेंट क्या करना चाहिए, सर्टिफिकेट देना चाहिए कि ओके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी अप्लाई कर सकती है आरओसी को, तो कंपनी अप्लाई कर सकती है। कंपनी के कोई टैक्सेस, ड्यूज, ड्यूटीज पेंडिंग है, कंपनी ने किसी लेबर का पेमेंट रोक के रखा है, वर्कमैन ड्यूज रोक के रखा है, कंपनी लिस्टेड कंपनी है, इस केस में कंपनी डोरमेंट स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकती है, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, अ बिग नो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, क्लियर। तो हमने ये तो पढ़ लिया डोरमेंट कंपनी होती क्या है, डोरमेंट कंपनी किस तरीके से प्रोसेस कर सकती है, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता, बट करते क्यों है डोरमेंट कंपनी में, बेनिफिट क्या है डोरमेंट कंपनी में अप्लाई करने का। अगर अंबानी ने सोचा कि मुझे ना एक डोरमेंट कंपनी बना के रख देनी चाहिए 10-12 साल के लिए, ताकि कोई मेरा ये, मैं अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में अपना नाम होल्ड करके रखता हूँ ताकि कोई जियो नाम ले ना ले, तो 10-12 साल की कंपनी चलाना इजी है क्या, 5 साल के लिए, वैसे मैक्सिमम 5 इयर्स है, ओके, तो क्या हमको ये चलाना इजी है, क्यों लोग डोरमेंट कंपनी बनाते हैं, तो चलो अब हम देखते हैं क्यों ये इजी है। सबसे पहला तो डोरमेंट कंपनी को 2 ही बोर्ड मीटिंग लेनी पड़ती है, यूजुअली हमको 4 लेनी पड़ती है नॉर्मल कंपनीज में, लेकिन डोरमेंट कंपनी को 2 ही लेना पड़ेगा, मतलब हर 6 मंथ्स में, गैप होना चाहिए 90 डेज का, एवरी 6 मंथ मिनिमम एक बोर्ड मीटिंग लेना है बस, इन बिटवीन 2 company, gap of 90 days in between 2 meetings,
ओके, क्लियर क्लियर। उसके बाद यहाँ पे देखो, डोमेंट कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्लूड द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डोमेंट कंपनी को कोई जरूरत नहीं है कैश फ्लो दिखाने का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। दूसरा बेनिफिट। तीसरा बेनिफिट, रोटेशन ऑफ ऑडिटर हर 5 साल में बदलना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं है। रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। डोमेंट कंपनी में बहुत ही चिल्लर से कंप्लाइंसेस होते हैं, छोटे से कंप्लाइंसेस होते हैं, ठीक है। तो उसको आपको बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता, बहुत ज़्यादा कंप्लाइंसेस भी नहीं लगते। इट इज़ हैविंग द एडवांटेज ऑफ लोअर स्टैट्यूटरी कंप्लाइंस कॉस्ट। ओके, डोमेंट स्टेटस इज एन एडवांटेज टू प्रोमोटर्स हु वांट टू होल्ड, एंड जैसे मैंने आपको बताया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड करना है, एसेट होल्ड करना है, कॉर्पोरेट शील्ड हमको बाद में यूज करना है इसको। जैसे जियो का नाम मैंने 5 साल के लिए होल्ड करके रखा, 5 साल बाद मैंने अनाउंस किया, तो दैट इज एन एडवांटेज। कैन एंजॉय द स्टेटस ऑफ डोमेंट कंपनी, मैक्सिमम 5 साल के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, क्या बेनिफिट है, क्या एग्जेम्पशंस है डोमेंट कंपनी को। सबसे पहले तो 2 ही बोर्ड मीटिंग लेना पड़ेगा, लेकिन 2 बोर्ड मीटिंग में गैप कितना होना चाहिए? 90 डेज का गैप होना चाहिए, फर्स्ट। सेकेंड, डोमेंट कंपनी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, ट्रांजैक्शन ही नहीं होते ना सिग्निफिकेंट, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखाओगे क्या? रोटेशन ऑफ ऑडिटर करने की जरूरत नहीं, हर 5 साल में ऑडिटर बदलना है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत ही खर्चा कम आता है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रमोटर्स के पास एडवांटेज है, नाम होल्ड करके रखना है, किसी का कोई कॉर्पोरेट शील्ड होल्ड करके रखना है, कि कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट में अनाउंस करना है, कर सकते हो। लास्ट 5 साल मैक्सिमम, ओके। इतने पैसे में इतना ही मिलेगा, 5 साल से ज्यादा आप डोमेंट कंपनी को नहीं चला सकते, क्लियर। एनी डाउट? ये कुछ क्वेश्चंस है मॉड्यूल में, आप देख सकते हो। उसके बाद देखो क्या बता रहा है, कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट्स बाय डोरमेंट कंपनी। व्हाट आर द कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट? क्या क्या कंप्लाइंस है? ऐसा तो नहीं डोरमेंट कंपनी है तो बस अपनी मर्जी से चलाना है, उसके लिए भी लॉ कुछ बना होगा, इसमें भी कुछ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, कुछ कंप्लाइंसेज होंगे जो हमको फॉलो करना है। तो चलो हम देखते हैं क्या क्या कंप्लाइंसेज है। सबसे पहले तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए? अगर वो पब्लिक कंपनी है तो 3 डायरेक्टर होने चाहिए, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो 2 डायरेक्टर होने चाहिए, और ओपीसी है तो सीधी साफ बात 1 ही डायरेक्टर होना चाहिए। पब्लिक 3, प्राइवेट 2 और ओपीसी 1, क्लियर। In order to retain the status of company, such company is required to file return of dormant company. उनको एक्चुअल एनुअल रिटर्न्स नहीं भरने हैं, पर MSC 3 में होता है रिटर्न ऑफ डोमेंट कंपनी, वो भरना जरूरी है, ओके वो भरना जरूरी है। कितने पीरियड में? विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर्स, ये याद रखना, within 30 days from the end of each financial year. A dormant company need not close cash flow statements in its annual accounts. अभी हमने देखा कैश फ्लो स्टेटमेंट करने की जरूरत नहीं है, 2 ही मीटिंग लेना है। एक मीटिंग ऑफ द बोर्ड मीटिंग हैज बीन कंडक्टेड इन ईच हाफ कैलेंडर ईयर। अब 1 साल है, उसमें से फर्स्ट 6 मंथ्स में 1 मीटिंग और नेक्स्ट 6 मंथ्स में 1 मीटिंग, ये भी हमने अभी देखा। रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स करने की जरूरत नहीं है, ये भी हमने अभी देखा, ठीक है। और कंपनी shall continue to file the return or allotment and change in director in the manner within time specified. The company allots any security any person there is any change in the director of the company. जैसा आप फाइल कर रही है रिटर्न वैसा कंटिन्यू कर सकती है। अब ऑब्वियसली शेयर्स थोड़े बहुत जो अलॉट करेंगे वो कंपनी को स्पेसिफाई एक्ट के हिसाब से करना पड़ेगा, ओके। तो ये हमने क्या देखा? लीगल फ्रेमवर्क। मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट। अच्छा, जो लीगल फ्रेमवर्क है और कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट है ना, इसका आंसर आप मर्ज कर सकते हो। बहुत बार मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम अगर कंप्लाइंस लॉ पूछा तो ये लिखना है वो लिखना है, आप दोनों मर्ज कर सकते हो, ठीक है। डोमेंट कंपनी में पब्लिक कंपनी है 3 डायरेक्टर, प्राइवेट है 2 डायरेक्टर, ओपीसी है 1 डायरेक्टर, ओके। रिटर्न ऑफ डोमेंट कंपनी भरना पड़ेगा फॉर्म MSC 3 में, क्लियर। रोटेशन ऑफ डायरेक्टर करने की जरूरत नहीं है, कैश फ्लो स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है, हर 6 महीने में 1 मीटिंग, 1 साल में 2 मीटिंग मिनिमम, ठीक है। रिटर्न कब भरना है? MSC 1 कब 2 कब भरना है? 30 डेज के अंदर अंदर, ओके। सॉरी, MSC 3 आपको कब भरना है? 30 डेज के अंदर ऑफ द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, नॉट कैलेंडर ईयर, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ओके, क्लियर क्लियर। उसके बाद आपको कंपनी जो भी फाइल करती है, रिटर्न फाइल करती है, अलॉटमेंट करती है, वो स्पेसिफाइड एक्ट के हिसाब से करना है, नॉर्मल एक्ट के हिसाब से करना है,
ओके, लीगल फ्रेमवर्क अभी हमने देखा कि सेक्शन 455 गवर्न करता है कंपनी में। अगर डोमेंट कंपनी है तो इनएक्टिव स्टेटस होना चाहिए, 5 ईयर्स के लिए मैक्सिमम रह सकती है। दिस इज द रिपीटेड टॉपिक। ओके, दिस इज द रिपीटेड टॉपिक। अब हम यहाँ मेन चीज देखते हैं, प्रोसीजर टू ऑब्टेन स्टेटस ऑफ एक्टिव कंपनी फ्रॉम डोरमेंट। अभी तक हमने देखा डोरमेंट कंपनी के लिए हमको जाना है, बट अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्टिव कंपनी बन रहे हैं डोरमेंट कंपनी से। तो हमको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे भी दो चीजें हैं, एक कंपनी खुद करेगी, एक कंपनी खुद करेगी, दूसरा आरओसी करेगा। क्लियर? दो चीजें, या तो कंपनी खुद करेगी या तो आरओसी करेगा। कंपनी खुद कब करेगी? एन एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ एक्टिव कंपनी इज रिक्वायर्ड। कंपनी फॉर्म MSC 4 भरेगी, उसमें प्रिस्क्राइब फीस भरेगी और उसमें कंपनी करेगी फॉर्म MSC 3 दैट इज रिटर्न फॉर डोरमेंट कंपनी, और अप्लाई करेगी। किसको अप्लाई करेगी? सीधी सी बात है, रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार को अप्लाई करेगी। और एक बार वो अप्लाई कर लेती है और आरओसी को लगता है कि हाँ हमको इनको डोरमेंट स्टेटस दे देना चाहिए, तो MSC 5 में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा फॉर द एक्टिव स्टेटस ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी डोरमेंट से एक्टिव बन गई। सीधी सिंपल बात है, फिर से बता रही हूँ, कंपनी अप्लाई करेगी फॉर्म MSC 4 में, आरओसी को लगता है कि उसमें क्या देगी, MSC 3 का भी देगी, रिटर्न फ्रॉम डोरमेंट कंपनी, और आरओसी को लगता है कि हाँ ये सही है, तो MSC 5 में आपको एक्टिव का स्टेटस मिल जाएगा, डोरमेंट का नहीं। हम क्या कर रहे हैं, हम एक्टिव स्टेटस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपको एक्टिव स्टेटस मिल जाएगा। ओके, अब आरओसी कब करेगी? आरओसी को लग रहा है ये पिछले 2 साल से ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा है, सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा है, कंपनी कुछ ओमिट कर रहा है, तो कंपनी डोरमेंट कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। ओके, यहाँ पे देखो, वेयर अ डोरमेंट कंपनी does or omits or do any act mentioned in the grounds of the application made for obtaining status of dormant company, and such act or omission affects in status of dormant company, the directors of such company are required to file an application within 7 days from such event for obtaining the status of active company। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, डोरमेंट कंपनी है तो लास्ट 2 ईयर्स में कोई भी रिटर्न नहीं भरना चाहिए, ठीक है, या फिर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स नहीं होना चाहिए, इनएक्टिव कंपनी होना चाहिए, बट ये वो अनफॉलो कर रहा है, वो सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, वो अपना रिटर्न भर रहा है। तो इस केस के जब हमको लगता है कंपनी में चहल पहल शुरू हो गई है, कंपनी एक्टिव हो रही है, तो उससे 7 डेज के अंदर खुद ही कर दो, खुद नहीं करोगे तो आरओसी आ जाएगा, ठीक है। और जहां पे रजिस्टर को लगता है कि अगर कंपनी डोरमेंट कंपनी के रूल्स फॉलो नहीं कर रही है और उसका स्टेटस अफेक्ट हो रहा है, तो सेक्शन 206 के अंडर कंपनी क्या कर देगी, आरओसी क्या कर देगी, उसको एक्टिव कंपनी डिक्लेयर कर देगी, उसको एक्टिव कंपनी डिक्लेयर कर देगी। क्लियर है? क्लियर है? एनी डाउट? कोई भी डाउट होगा तो फिर से हम लाइव क्लास में मिलेंगे, आप पूछ सकते हो। ओके, मैं फिर से आपको एक बार बता देती हूँ, हमने क्या देखा, प्रोसीजर एक्टिव कंपनी के लिए, अभी तक हम देख रहे थे डोरमेंट कंपनी में कन्वर्ट होने के लिए, बट डोरमेंट से एक्टिव, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। ओके, तो सबसे पहले तो कंपनी क्या करेगी, अप्लाई करेगी आरओसी को फॉर्म MSC 4 में, उसमें अटैच करेगी रिटर्न ऑफ डोरमेंट कंपनी का रिटर्न MSC 3 में। आरओसी को लगता है कि हाँ हम इसको एक्टिव स्टेटस दे सकते हैं, MSC 5 में सर्टिफिकेट इशू कर देगी ऑफ एक्टिव स्टेटस, ठीक है। अब बात आती है आरओसी की। आरओसी अगर डोरमेंट कंपनी कोई भी गलती करती है, डोरमेंट कंपनी का स्टेटस फॉलो नहीं करती, तो 7 डेज के हलचल से जब उसको लगता है कि एक्टिव कंपनी का काम कर रही है, तो उसके 7 डेज में उसको अप्लाई कर देना चाहिए। और आरओसी को लगता है कि कंपनी डोरमेंट कंपनी का स्टेटस अफेक्ट कर रही है, वो ट्रांजेक्शन्स कर रही है, सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन कर रही है, तो सेक्शन 206 के अंडर आरओसी एक्शन लेगा और वो कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देगा, और उसके बाद वो उसको एक्टिव कंपनी जैसे ट्रीट करेगा। क्लियर? कितना इजी था पार्ट सी का हमारा डोरमेंट कंपनी, कितना ज्यादा इजी, कहीं नहीं जाते हमारे 5 से 8 मार्क्स। ये 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आना 100% पक्का है। तो आई होप आपको मेरे साथ लर्न हुआ होगा।
कल हम लोग बेटा सैटरडे संडे आपका गैप है, सैटरडे संडे अच्छे से डोरमेंट कंपनी कर लेना। मंडे को हम लोग करेंगे नेक्स्ट चैप्टर स्ट्राइक ऑफ वाला, उसमें 10 मार्क्स से 12 मार्क्स पूछता ही पूछता है, ये हमारी जेब के अंदर है। अभी भी मैं बोल रही हूँ पार्ट सी में तुम सोचो अगर तुम 20 मार्क्स भी ला लेते हो तो बचे हुए पार्ट ए और पार्ट बी में तुम 30 भी ला लोगे तो हमारे 50 मार्क्स कहीं नहीं जाते। ओके अभी भी हमारे पास टाइम है। ओके सो आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है सो अच्छे से रिवाइज करना डोरमेंट कंपनी, पूरा मैं अब मॉड्यूल से ही पढ़ाने वाली हूँ। प्लीज अभी कोई क्रैश नोट्स और उस पर स्पेशली पार्ट सी के लिए हम पूरा पढ़ेंगे, उसके लिए कोई फास्ट ट्रैक नोट्स रिविजन नोट्स मत रेफर करो। ओके चलो बाय गाइज, बाय बाय।